मैम आपका स्कोर अभी जो आया है स्कोर कार्ड, उसमें मार्क्स किसके ज़्यादा आए हैं? मार्क्स देख के तो लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत ठीक ठाक ही हुआ है। कंसिस्टेंसी रखने के लिए मैंने काफ़ी सारे टेक्निक्स अपनाए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई भी रिवीजन करने के बाद एक टेस्ट दे देती थी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी ही बुरा था, तो मेरा मतलब अराउंड 10-14 मार्क्स से मतलब मेन कट ऑफ से रह गया था प्रीलिम्स एंड स्पेशली कोई भी जेंडर रिलेटेड इनजस्टिस होता है विमेन के अगेंस्ट, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम पढ़ के एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचो कि तुम इन विमेन का हेल्प कर सको। फ्यूचर एस्पिरेंट्स का मेरा यही मैसेज है कि ये प्रोसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है अपूर्वा सिन्हा मैम, जिनका 163 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया है और एमए भी किया है। तो अभी हम ड्यू में ही है और मैम के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि मैम की स्ट्रेटजी क्या रही, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और मैम का सेकंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा सिन्हा है। मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में 163 रैंक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हासिल किया है और मैंने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैंने मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किया है और मिरांडा हाउस ही मेरा कॉलेज था। ओके, सो सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी का मोटिवेशन कब आया कि आपको इसका एग्ज़ाम देना चाहिए? देखिए, इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में तो मेरा स्कूल ऑनवर्ड्स ही हो गया था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है और सिविल सर्विसेज एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा था। बट जो प्रिपरेशन है कि अब ये करना ही है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि दिस विल बी द वे फॉरवर्ड एंड देन फिर मैंने अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी स्टार्ट की। ओके, सो मैम अपना अटैम्प्ट आपने जो फर्स्ट दिया था वो कब दिया था? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2020 में हुआ था। मेरा 19 में ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैंने 20 में अटैम्प्ट दिया, लेकिन मैं उसमें अपना प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। फिर मेरे 21 में डेडलाइंस वगैरह कॉलेज के मिस हो गए थे बिकॉज कोविड पैंडेमिक भी था। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि 2022 में ही अब अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया जाए और मैंने फिर वैसे ही मास्टर्स के साथ अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया था। ओके, सो मैम जब प्रिपरेशन आपने करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग का बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप इतने अच्छे बैकग्राउंड से थे, फिर देन आपने स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन तो ये है कि मैं भी सारे जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं इनिशियली एकदम कंफ्यूज, इतने सारे बुक्स मटेरियल्स, इतने सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी रहती है एंड देन फिर हमें उसमें से फिगर आउट करना होता है कि क्या करना है एग्जैक्टली कब करना है एंड वो फिगर आउट करते करते टाइम भी लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि इनिशियली मैंने भी मतलब एक कंफ्यूज स्टार्टिंग की थी और फिर मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बढ़ते गए अपने कोर एरियाज़ जो भी सब्जेक्ट है पॉलिटी, इकॉनमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैसे वैसे कंप्लीट करके एक सिलेबस को एक एंड लाया जाता है। ऑल्दो इस एग्ज़ाम में सिलेबस कभी एंड नहीं होता है। तो मैम जब यूपीएससी की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी, अभी आपने बताया, तो जब प्रीलिम्स देते हैं तो प्रीलिम्स के टाइम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी या फिर प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे पता नहीं था कि प्रीलिम्स की भी कोई एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ रहे थे, मैं भी सोच रही थी कि मेंस के साथ साथ ही करते करते प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो काफ़ी लेट तक मतलब मैं वो प्रीलिम्स मोड में नहीं आई जो एस्पिरेंट्स जिसे कहते हैं। फिर अपने सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे पता चला कि अगर आपका प्रीलिम्स एरिया थोड़ा सा मतलब आपके सब्जेक्टिव पार्ट से वीक है तो आपको एटलीस्ट उसमें 3-4 महीने देने चाहिए। 2 मंथ्स तो लास्ट के एकदम कोर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होना चाहिए, लेकिन 3-4 महीने पहले से ही आपको अपने सब्जेक्ट रिवीजन को स्ट्रैटेजाइज करना है कि मुझे इतने नंबर ऑफ दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर करना है और फिर उसका एक टेस्ट लगाना है एंड साइमल्टेनियसली मॉक्स पे भी 3 मंथ्स पहले से बैठना स्टार्ट करना है। उसको एक हेल्दी पेस में रखना है, ये नहीं कि मैंने 20 दिन में 20 मॉक्स लगा दिए बिकॉज उसका लर्निंग आउटकम नहीं रहता है फिर, बट पेस हेल्दी करके फिर मॉक्स हो जाता है वैसे। राइट, सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप मैम प्रीलिम्स में? यूजुअली मेरा स्ट्रैटेजी रहता था 85 to 90 क्वेश्चंस एंड मेरा मॉक्स में यूजुअली यही एरिया रहता था, 90 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 91 क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने 2022 का पेपर देखा होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन और ऐसे ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे फिर मुझे डायनेमिक कॉल लेना पड़ा एंड देन आई अटेम्प्टेड ओनली अराउंड 81 क्वेश्चंस। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे,
और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score। Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। राइट मैम। ओके, सो जो मैम प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स वगैरह आता है या फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं, सो मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है जनरली। तो मैम करंट अफेयर्स के लिए क्या करते थे? देखिए, अभी का जो प्रीलिम्स का जो ट्रेंड है उसमें स्टैटिक आता है और स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स जो है वो आते हैं, और एक और टाइप के करंट अफेयर्स होते हैं जो मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को उसके बारे में नहीं पता होता है। वो सिर्फ यूपीएससी ही अपने वो विट से प्लान करता है वैसे क्वेश्चन डालने के लिए। तो करंट अफेयर्स जैसे एक बेसिक न्यूज़पेपर जो रोज़ है, चाहे हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, मैंने इनिशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में द हिंदू यूज़ किया, देन अपने इंटरव्यू अराउंड मैंने इंडियन एक्सप्रेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और उसको पढ़ के उसके बाद उसके मैं मिनी नोट्स, कुछ माइक्रो नोट्स बना लेती थी। और उसके बाद भी मंथ के एंड में जो करंट अफेयर्स मैगज़ीन होती है उससे मैं उसको सप्लीमेंट कर देती थी। तो वो दोनों को फिर मैं फाइनली एग्ज़ाम अराउंड रिवाइज़ करती थी 3 महीने के बाद। तो वैसे करके मैंने कंसोलिडेट किया। मैम जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे प्रीलिम्स से, उनको कैसे अटेम्प्ट किया आपने? एक्चुअली अब मेरा क्योंकि मास्टर्स था तो इट मेड मी मेंटली रिजिलियंट कि कितना ही कुछ बुरा हो सकता है। तो व्हेन टफ क्वेश्चंस वर कमिंग, तो मैंने वहाँ पे उस समय अपना बस काम रखा कि मैं बस अगर काम रहूँगी एंड उसको ध्यान से देखूँगी, आंसर उन 4 ऑप्शंस में ही है, A B C D, और मुझे बस उसी को निकालना है। इट्स नॉट कि मुझे आंसर खुद से कहीं से निकालना है। तो अपने आप को काम रख के मैंने वो आंसर्स निकाले, और जो मुझे लगा कि ये बहुत ही डाउटफुल है उसको मैंने छोड़ दिया। ओके, सो मैम प्रीलिम्स जब देते हैं तो काफ़ी एंजाइटी भी रहती है कि कैसा जाएगा पेपर, नहीं जाएगा, अगर अच्छा गया तो फिर मेंस की तैयारी करना है। तो इसके पहले से ही आपके मन में ये सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं या फिर एग्ज़ाम के बाद होती हैं? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये प्रीलिम्स के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले प्रीलिम्स के बहुत ही एंग्शियस पीरियड होता है। मैं भी मतलब रोज़ अपना जैसे जो स्कोर कार्ड है किसी इंस्टीट्यूशन और वेबसाइट पे मैं अपने आंसर्स और उसको जुड़ा रही हूँ कि इतने नंबर बन रहे हैं, एक रेंज बन रहा है कि इतने से इतने के बीच में ही आना चाहिए। बट उसी समय मतलब आफ्टर 2-3 डेज़ और थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करूँ कि वो बहुत ही वैल्यूएबल टाइम होता है, उसमें आप अगर अपना एथिक्स और ऑप्शनल रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई कर लें तो आप मतलब बाकियों से रेस में काफ़ी आगे रहेंगे। तो मैंने भी अपना थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री, बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उसमें। ओके मैम, जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको क्या लगता है प्रीलिम्स में कितना हेल्पफुल रहा? देन अभी हम मेंस की बात करेंगे तो उसमें कितना हेल्पफुल रहा? हिस्ट्री ऑप्शनल का तो ये कहानी है कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे जो लोग ऑप्शनल लेते हैं उन बच्चों को रहता है कि हमारा प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। तो मैं भी वही सोचती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में उतना अच्छे से कर नहीं पाई। तब फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में फिर ऑप्शनल की बहुत अच्छे से पढ़ाई की कि इसको मैं अपने फिल्म्स में भी यूज़ कर सकूं। और फिर मैंने मतलब बार बार रिवाइज़ किया, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और उसको बार बार रिवाइज़ करने से ही वो याद होता है। ओके, और मेंस मैम, मेंस के बारे में बताइए कि मेंस की ओवरऑल प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी, या फिर प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग करी थी, फिर मेंस ओरिएंटेड करी थी, कैसे करी? देखिए, मेंस की प्रिपरेशन तो आप जब प्रिपरेशन करना ही स्टार्ट करते हो तब से ही होने लगता है। आप जब नोट्स बनाते हैं और करंट अफेयर्स को अपने आसपास मतलब देखते हैं और फिर उसके भी नोट्स बनाते हैं, तो उस समय से ये एक बैकग्राउंड होने लगता है। बट मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था उसके और जो सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में जो 2-3-4 महीने थे, उसमें मैंने फिर बैठ के इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, ये सब मेन सेंट्रिक नोट्स बनाए थे मैंने। तो वो उसी को मैंने फिर अपने एग्ज़ाम से पहले फिर से एक बार रिवाइज़ किया था। ओके, मैं आपसे ये पूछना भूल गया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट रहा था मैम?
मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट काफ़ी ही बुरा था, तो मेरा मतलब अराउंड 10-14 मार्क्स से मतलब मेन कट ऑफ से रह गया था प्रीलिम्स। ओके, सो दूसरी बार आपने काफ़ी मेहनत करी और इस बार क्या स्कोर आया था वैसे? इस बार मेरा अभी रिसेंटली रिज़ल्ट निकला है, तो मैं एक्सपेक्ट भी इसी रेंज में कर रही थी। मेरा 95 से 100 के बीच में बन रहा था एंड कट ऑफ वाज 88 पॉइंट समथिंग एंड मेरा 98.99 आए थे। ओके, जैसे कि मैम आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से रहा है, हाँ जी। तो क्या मैम सी सेट के लिए आपने कुछ अलग से ज़्यादा पढ़ाई करी है? क्योंकि जनरली काफ़ी लोग सी सेट में भी नहीं होता है कट ऑफ उनका भी है। सी सैट में मैंने खास मेहनत की थी क्योंकि मेरा 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं था और मतलब उसके बाद मैंने मैथ्स का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ मेरा। तो फिर जब मैं तैयारी करनी स्टार्ट की, फिर मैंने देखा अपने अराउंड बच्चे वो विदिन 5 सेकेंड्स या क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर दे रहे थे और मैं मतलब उस समय वो सोच रही थी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो फिर मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने देखा इनिशियली मॉक्स से नंबर नहीं आ रहे हैं, तो रोज़ फिर 1 घंटे सी सैट करने की कोशिश की। ऑल्दो वो 100% कंसिस्टेंट नहीं था, पर कोशिश यही करती थी कि 1 आवर दे पाऊँ रोज़ सी सैट। ओके मैम, मेंस के इतने बड़े पेपर होते हैं, अराउंड 9 पेपर होते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या बनाया? थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे आप? जी, स्ट्रैटेजी ये होती है, मेरा जैसे डे मेंस के अराउंड 3 चंक्स में डिवाइडेड था, रादर 4 आप कह सकते हो। एक था जो फर्स्ट एक स्टैटिक सब्जेक्ट एक है और सेकंड वुड बी एथिक्स एंड थर्ड पार्ट ऑफ द डे वाज ऑप्शनल एंड उसके अलावा भी लास्ट के 1-2 घंटे बचते थे, तो उसमें 1 घंटे में आंसर राइटिंग करती थी और 1 घंटे में करंट अफेयर्स करती थी। तो मैं एकदम इंटीग्रेटेड ही चल रही थी क्योंकि मेरा ऐसा था कि मास्टर्स भी साथ में था, तो आई हैड टू मैनेज माई टाइम वेरी वेल। ओके ग्रेट। ओके, जैसे आपने अभी मास्टर्स के साथ बताया, तो क्या शेड्यूलिंग रहती थी आपके पूरे दिन की कि आपको इतने घंटे इस तरीके से पढ़ाई करनी है? यूजुअली मास्टर्स का राइट बिफोर मेंस तो मुझे पता चल गया मेरा प्रायोरिटी मेंस है, तो मास्टर्स तो मुझे बस जैसे तैसे निकाल देना है। तो उस सेमेस्टर इन पर्टिकुलर बस जब अराउंड कोई असाइनमेंट का डेडलाइन आ जाता था कि ये असाइनमेंट बनाना है, तो मैं अपने टास्क को ब्रेक कर लेती थी कि मुझे ये 3 या 4 दिन में 2-2 घंटे रात में देने। लास्ट थिंग ही करती थी मैं मास्टर्स एंड उसको 2-2 घंटे दे के मैं फिर 3-4 दिन में अपने असाइनमेंट फिनिश कर लेती थी। और ऐसे ही मैंने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के टारगेट्स बनाए थे, सो दैट जो एक हफ़्ता जो एग्ज़ाम का हुआ उसमें मैंने फिर सीधा जाके एग्ज़ाम लिखा। ओके, सो मैम जैसे ये 3 महीने का जो टाइम मिलता है मेंस का, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करते थे या फिर एस्पिरेंट को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए? मेंस के समय का जो टाइम, मेंस के समय ऐसा होता है कि हमें एज इंटेंसली पढ़ाई नहीं करनी होती है जैसे प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है, उतना ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। बट मेंस में ज़्यादा टाइम हमें आंसर राइटिंग और टेस्ट गिविंग के लिए निकालना होता है। तो हमारा मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी आउटकम ओरिएंटेड, कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सून हम उसका फिर टेस्ट वगैरह देंगे। ओके, जैसे कि मैम मेंस जब आता है तो आंसर राइटिंग वगैरह भी ज़रूरी होती है, तो आंसर राइटिंग कैसे करते थे और कौन कौन से एलिमेंट आंसर में एक अच्छा आंसर बनाने के लिए रखते थे, जैसे कि माइंड मैप फ्लो आता है सर? देखिए, एक स्टैंडर्ड आंसर जो सब यूपीएससी एस्पिरेंट जानते हैं, उसमें एक आईबीसी फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो होता है। एंड देन फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डिमांड मीट करना होता है उस 3 चीज़ों के फॉर्मेट से। तो मेरा ये रहता था कि मैं खुद ही के आंसर्स देख के इतना बोर हो जाती थी, तो मैं अपने खुद आंसर्स में बहुत वेरिएशन रखती थी। किसी को पॉइंट फॉर्मेट में रखती थी, कुछ थोड़ा बहुत पैराग्राफ में रहता था। फिर प्रेजेंटेशन के लिए मैं फ्लो चार्ट एंड ऑल करती थी। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में आप मैप बना सकते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मैप बना सकते हैं, तो वो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया। मेंस में जो नोट्स आपने बनाए होंगे या फिर प्रीलिम्स के लिए बनाए होंगे, ओवरऑल जो शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं या फिर नोट्स बोल सकते हैं आपके, तो वो कैसे बनाते थे और उनका रिवीजन कैसे करते थे आप? इनिशियली तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने अर्ली पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में, बट फिर मैंने देखा वो थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है क्योंकि उसमें मैं कुछ करंट अफेयर्स वगैरह ऐड नहीं कर पाती हूँ। तो फिर टुवर्ड्स फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स मैंने डिजिटल नोट्स और ऑनलाइन नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और उसी में मैं फिर एडिशन करती थी। बहुत ही क्रिस्प बनाती थी पॉइंट फॉर्मेट में, सो दैट उसको बार बार देख के रिवाइज़ करा जा सकते। ओके, मैम रिवीजन की ओवरऑल साइकिल पूछूं तो कैसी होनी चाहिए? जैसे कि कुछ लोग डे में जो पढ़ा उसको शाम में रिवीजन करते हैं सोने के पहले, कुछ लोग वीकली करते हैं, कुछ लोग मंथली भी करते हैं, या फिर कुछ लोग करते ही नहीं है, तो कैसे करना चाहिए?
सबकी अपनी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है, मैं किसी पे इम्पोज नहीं करूँगी, बट मैं अपना बताती हूँ। मेरा वीकली मंथली टाइप्स रिवीजन था। स्पेशली मैं क्या करती थी, एक टेस्ट शेड्यूल कर देती थी खुद से ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, कि अब वीकेंड फॉर एग्जांपल सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा उसका, तो फिर अपना ही मैंने 6 आवर्स पहले से मतलब उसको थोड़ा सा रिवाइज फिर से कर लिया, कि सो दैट आई एम एबल टू बेटर रिवाइज एंड राइट देम इन द टेस्ट दैट आई हैव। ओके मैम, आपका जो ऑप्शनल है तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? आई थिंक जैसे आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए अलग से पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, हिस्ट्री बिकॉज मेरा इतना एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, तो एज सच मैंने ऑप्शनल के लिए कोई क्लासेस नहीं अटेंड की थी। जो कॉलेज के जो लेक्चर्स थे, मैं कॉलेज में अंडरग्रेड में एकदम 100% ऑलमोस्ट अटेंडेंस रखती थी, और उसी में मैंने सारा पढ़ाई वाला पार्ट वो किया। बट उसके अलावा भी बहुत सारे गैप्स होते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में रहता है, वो हमें खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा एंड साइट्स वगैरह पे गई मैं, और फिर मैंने खुद से सेल्फ नोट्स बनाया। ओके, क्या मैम आपने इसके लिए कोचिंग वगैरह ली है यूपीएससी तैयारी के लिए? यूपीएससी तैयारी के लिए मैंने क्लासेस तो ली थी, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन क्लासेस ली थी मैंने, और बट बाय एंड लार्ज मेरा जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होती है वो उससे मेरा मतलब मल्टीपल कोचिंग टेस्ट सीरीज। ओके, वो तो सभी टॉपर आई थिंक करते ही हैं, इसीलिए सभी जगह उनका फोटो लगा रहता है। यस राइट। अच्छा, टॉपर आप जब मैम देखते थे या फिर जैसे इंटरव्यूज़ देखना या फिर उनके सेमिनार वगैरह कभी आपने अटेंड करे होंगे, तो उनसे आप क्या समझते थे? टॉपर हैं किस तरीके से, मतलब जैसे हम लोग टॉपर को अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आप पहले कैसे देखते थे? पहले तो ये मैं देखती थी कि वो लोग इतना दिन सस्टेन्ड कैसे रह सकते हैं। जैसे कुछ टॉपर्स की स्टोरीज में ऐसा पता चलता है कि वो 5th अटेम्प्ट में जाके उन्हें कुछ मिला, या 3rd अटेम्प्ट में जाके मिला। तो पहले उतना हमें प्रोसेस में हम घुसे थे, तो उतना पता नहीं था कि इतना टाइम भी लगता है और इतना मेहनत भी लगता है। तो पहले लगता था ओके दे आर समबडी हु हैव स्टडीड अ लॉट, बट फिर जब इस प्रोसेस से होके गुजरे हैं तो लगा है कि ओ बहुत मेहनत भी लगती है। रोज़ अपने आप को रोज़ सुबह उठ के देखना कि मैं अभी एक काम के लिए, एक पर्पज़ के लिए काम कर रही हूँ, वो मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट उसमें लगता है। उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कितने दिन मॉक का स्कोर ख़राब रहेगा, टेस्ट का स्कोर ख़राब रहेगा, तो उसमें फिर अपने आप को मोटिवेट करते हुए एक प्रोसेस में लगे रहना, ये मतलब बहुत ही कमेंडेबल है। सो मैम, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह बोलते रहते हैं टॉपर्स 8 घंटे पढ़ते हैं, कोई 16 घंटे बताएगा, कोई 14 घंटे, तो कुछ कमेंट्स सेक्शन में ऐसे भी रहते हैं झूठ बोलते हैं सिलेक्शन होने के बाद। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कितने घंटे आइडियली पढ़ते होंगे सभी? देखिए, रोज़ का एक एवरेज होता है, मतलब किसी दिन तो प्रीलिम्स अराउंड जैसे 12 घंटे प्लस हो जाती है पढ़ाई, लेकिन कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने का तो 2 घंटे भी नहीं होती है। तो एक एवरेज रखना होता है कि 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई कर। मैम, आपका स्कोर अभी जो आया है स्कोर कार्ड, उसमें मार्क्स किसके ज़्यादा आए हैं? मार्क्स देख के तो लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत ठीक ठाक ही हुआ है, मतलब उसी से मतलब। कितना मार्क्स आए इंटरव्यू? मेरे इंटरव्यू में 200 मार्क्स आए, 275 में से। ओके, 200 मार्क्स। मैम, ये तो टॉप मार्क्स होते हैं, इतना तो लास्ट ईयर ही टॉप मार्क्स नहीं गए थे, जो टॉपर्स हैं वो नीचे रहे थे। ओके मैम, जैसे कि आपने अभी स्कोर कार्ड के बारे में बताया, तो जीएस में कौन से में ज़्यादा मार्क्स आए आपके? जीएस में मेरे GS 1 जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी बेस्ड होता है, उसमें मेरे ज़्यादा नंबर आए थे। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी का एक GS 1 करके पेपर होता है उसमें। ओके, जैसे मैम इंटरव्यू के बारे में आपने बताया, तो इंटरव्यू के लिए आप पहले से प्रिपेयर बहुत ज़्यादा किया या फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही है सो दैट इंटरव्यू बहुत अच्छा गया? आई थिंक बोथ बोल सकते हैं। थोड़ा सा मेरा मेंस उतना, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चल रहा था मास्टर्स का, तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थी अपने मेंस की प्रिपरेशन में, तो फिर मैंने एकदम इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एंड एंशियसनेस बोथ के साथ मैं कह सकती हूँ मैंने पढ़ाई की थी कि इसमें कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एक एक कीवर्ड पे वर्क करना, करंट अफेयर्स को ट्रैक करना, एंड देन रेगुलरली मॉक इंटरव्यूज़ देना,
एंड उनसे भी फीडबैक लेना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं कहीं देख के बोलती हूँ जो कैमरा में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो उस पर फिर वर्क करना, अपने आप से मिरर में देख के बात करना, ये सब करके मतलब फिर इंटरव्यू पे वर्क किया। मेनली किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल रिलेटेड थे, बिकॉज मैं मास्टर्स की थी, सो इवन दे वांटेड टू नो मोर अबाउट टॉपिक्स इन एंशिएंट हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो उस पर बेस्ड था मेरा इंटरव्यू। राइट मैम, जैसे कि मॉक वगैरह जब आप लगाते थे तो मॉक के लिए पहले से सारा सिलेबस आपने कवर कर लिया था, तब मॉक के लिए अपेयर हुए थे, या फिर कोई टॉपिक पढ़ लिया फिर उसका मॉक लगा लेते हैं, या फिर आधा अधूरा पढ़ा मॉक लगाते हैं, देखते हैं क्या जाता है, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? आई थिंक मेरा जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें मैंने ये सारे फेजेस पे करके किया है। मतलब इनिशियली मैंने जून में ही टेस्ट सीरीज़ ले लिया था, और मतलब मैं एज एंड व्हेन जब थोड़ा बहुत मन करता था तब मैं टेस्ट दे देती थी, बट अपने सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने फिर एकदम इंश्योर किया कि जब मैं अगर पॉलिटी रिवाइज़ कर रही हूँ तो फिर उसके एंड होने पे एक पॉलिटी का ही मैं सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी। ओके मैम, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए क्या टेक्निक्स थी आपकी, या फिर कैसे किया आपने इसको कंसिस्टेंसी पढ़ाई? कंसिस्टेंसी रखने के लिए मैंने काफ़ी सारे टेक्निक्स अपनाए थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई भी रिवीजन करने के बाद एक टेस्ट दे देती थी। देन आई यूज्ड टू हैव टू डू लिस्ट एंड वीकली लिस्ट ऑल्सो, कि एटलीस्ट इस वीक में ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड अपने आप को बस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए बीच में, जैसे अभी हमारा सोशल मीडिया जनरेशन भी हो गया है, रील्स और शॉर्ट्स हम इतना ज़्यादा देखते हैं, तो फिर अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना है। जैसे एक ऐप होता है फॉरेस्ट ऐप, उससे फॉरेस्ट ऐप? हाँ, मैं क्या से यूज़ करूँ? तो उससे आप अपना फ़ोन लॉक कर सकते हैं फॉर दैट पीरियड, एंड उसमें फिर आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाएंगे, वरना आप एक जनरली उस जब तक पीरियड में फ़ोन बंद करते हैं एक पेड़ उग रहा होता है, तो अगर आपने फ़ोन यूज़ कर लिया तो वो पेड़ मर जाएगा। तो ऐसा है कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर करके एक जंगल बना रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। जैसे आपने बताया था डेली का आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो वीकली, जब कभी ये टारगेट पूरे नहीं होते थे तो फिर क्या रिग्रेट फील होता था, या फिर ठीक है अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार कवर कर लेंगे, कैसे रहता है? आई थिंक थोड़ा सा तो ख़राब लगता है, बट देन वी हैव टू रियलाइज़ कि हम आइडियल नहीं है, कि हमारा 100% रोज़ नहीं हो सकता है। तो जो ख़राब लगता था कि ये वाला एरिया नहीं हुआ आज, उसको फिर अगले दिन सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस से वही फिनिश कर देना है, ताकि एक दिन पहले का फुली कंप्लीट हो गया है टू डू लिस्ट, एंड नाउ यू कैन रीशेड्यूल द डे। ओके, जैसे जो टू डू लिस्ट बनाते थे, ऐसा हुआ कभी कि उससे ज़्यादा आपने पढ़ लिया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाता था, उससे कम ही होता उससे कम ही होता है, बिकॉज मेरा तो मास्टर्स भी था तो उससे कम ही रहता था जनरली। राइट मैम, आपको इतने कम टाइम में बोल सकते हैं, क्योंकि मास्टर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप मास्टर कर रहे हैं, मास्टर के साथ आपको ऑफिसर बन गए और इतने UPSC ऐसा एग्ज़ाम निकाल लिया, तो फाइनली आपको कैसा लग रहा है अभी, अगर मैं पूछूँ आपसे? अभी ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से जो एक प्रोसेस में लगे थे उसका एक कुछ नतीजा हुआ है। मतलब हम अभी तक देख रहे थे टॉपर्स को एंड ऑल, तो अब वी आर ऑल्सो ऑन द अदर साइड, एंड आई होप टू लिव अप टू द पोटेंशियल। और आगे भी मतलब दिस इज़ जस्ट अ माइलस्टोन, अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस पद के थ्रू। राइट, सो मैम अभी क्या सोच रखा है कि आप IAS या IPS ऑफिसर बनते हो तो सबसे पहले इन एरियाज़ पे फोकस करना है, या फिर ये कर दूँगी जाकर ये सिस्टम में ला दूँगी, कुछ ऐसे कहेंगे? देखिए, इतना तो पढ़ाई पर ऐसा लिया कि एक इंसान से अकेले एकदम तुरंत सिस्टम नहीं हिलता है, बट वी आर एजेंट्स ऑफ चेंज, तो ग्रेजुअली हमें चेंज लेके आना है। और मेरा पर्टिकुलर एरिया ऑफ फोकस विल बी विमेन, एंड बिकॉज विमेन ऑफिसर्स की सर्विसेज में भी बहुत कमी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड आई एम हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एज अ वुमन ऑफिसर। और मैं फिर जेंडर एरिया में और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की भी हेल्प करने के लिए। ओके मैम, अगर मैं आपसे पूछूँ रोल मॉडल वगैरह तो कौन रहे हैं आपके लाइफ में? मेरी रोल मॉडल मेरी मदर रही हैं। उन्होंने हमेशा से मुझे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताया है, अपने आप को अवेयर रखना, कोई भी चीज़ गलत हो रही है उसके अगेंस्ट एक स्टैंड लेना और उसके लिए कुछ वर्क करना, एंड स्पेशली कोई भी जेंडर रिलेटेड इनजस्टिस होता है विमेन के अगेंस्ट, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम पढ़ के एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचो कि तुम इन विमेन का हेल्प कर सको। तो आई थिंक मैं अभी अपने मम्मा को रोल मॉडल बनाती हूँ, एंड फिर ओके, ग्रेट मैम। सो लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
फ्यूचर एस्पिरेंट्स का मेरा यही मैसेज है कि ये प्रोसेस काफ़ी अनसर्टेन है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आप अगर उस प्रोसेस में लगे रहेंगे, जस्ट कमिटेड टू द प्रोसेस नॉट द आउटकम, तो आपको इवेंचुअली रिजल्ट मिलेगा ही, चाहे वो अगले साल हो या अगले टू अगले साल हो। बट डू नॉट गिव अप, आप इस प्रोसेस में लगे रहिए। Okay, so thank you so much मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो वेलकम मैम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल अपनी जर्नी को शेयर किया। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में वीडियो शूट कर रहे हैं आउटडोर। हमने सोचा फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं, ट्राई कि मैम जहाँ से पढ़े हैं उस जगह पे जाके, हालांकि उतने बेटर तरीके से नहीं हो पाया होगा, फिर भी आई थिंक वीडियो ओवरऑल अच्छी है। सो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें। जय हिंद। थैंक यू।